Question number 41. Mr. Rajiv is a sales officer in a company in Varanasi. He furnished the following particulars of his income previous year 23-24. तो मिस्टर राजीव एक प्राइवेट एम्प्लॉय है, ठीक है। मेरी आवाज़ के लिए सॉरी, मुझे कफ हो गया है और बाकी मैं बाहर आया हुआ हूँ तो जो भी बैकग्राउंड में नॉइज़ आएगा या डिस्टर्बेंस उसके लिए सॉरी। बेसिक सैलरी 25,000 पर मंथ, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। 25,000 इंटू 12। टियरनेस अलावेंस 50% ऑफ बेसिक सैलरी, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है। बाकी सैलरी का 50% है, यानी कि सैलरी का पार्ट है ये डीए। थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट अलावेंस 1,800 पर मंथ फॉर कम्यूटिंग बिटवीन होम एंड ऑफिस, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। अब हमने दो एग्जेम्पशन पढ़ा था ट्रांसपोर्ट अलावेंस में, लेकिन वो कब मिलता है? पहला वाला जो एग्जेम्पशन था वो 70% ऑफ सच अलावेंस और 10,000 वाला, वो तब मिलता था जब एम्प्लॉय खुद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हो। क्या यहाँ कहीं बोला है कि मिस्टर राजीव ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है या फिर ड्राइवर है? नहीं बोला गया है, इसीलिए वो पहला वाला एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा। दूसरा एग्जेम्पशन उसको मिलता है जो कि ब्लाइंड, डेफ, डम, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड होता है, उनको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन नहीं है, इसीलिए ये फुल्ली टैक्सेबल होंगे, ठीक। मैं वो पेज हर बार आप लोग को दिखाता हूँ फॉर्मूला वाला, लेकिन आज नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि कॉपी नहीं है अभी मेरे पास, मैं बाहर हूँ। फोर्थ, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलावेंस फॉर 2 चिल्ड्रन ₹350 पर मंथ पर चाइल्ड। ही स्पेंट ₹10,000 टूवर्ड्स द ट्यूशन फीस ऑफ हिज चिल्ड्रन। सबसे पहली बात तो जो ये 10,000 रुपये ट्यूशन फी पे गया है, इसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, इससे कोई मतलब नहीं है। जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस मिला है, ये हमने अपने स्टार्टिंग के ही वीडियोस में पढ़ लिया था कि रूल कहता है 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। कहने का मतलब कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस जितना भी मिला हमें उससे मतलब नहीं है। रूल ये कहता है कि 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए एग्जेम्प्ट रहेगा। तो यहाँ केवल 2 बच्चे हैं और एक पे खर्च हुआ है 350, एक पे एजुकेशन अलाउंस मिला है 350 रुपए, तो 350 इंटू 12 इंटू 2 कर दो, इससे 2 बच्चों का एजुकेशन अलाउंस साल का आ जाएगा। फिर उसमें से लेस कर देना 100 इंटू 12 इंटू 2, ठीक है। तो इससे आपका टैक्सेबल एजुकेशन अलाउंस आ जाएगा। आगे, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम विद रेंट फ्री अकोमोडेशन फॉर विच द कंपनी पेड एन एनुअल रेंट ऑफ ₹70,000। प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में 2 होता है रेंट फ्री हाउस, एक हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ कंपनी रेंट पे कर रही है ना, इसका मतलब ये हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है, ठीक। तो कॉपी अभी है नहीं मेरे पास, नहीं तो मैं आपको पूरा फॉर्मूला भी हर बार दिखाता हूँ, मैं सीधे आपको सॉल्यूशन में समझा दूंगा ये वाला, ठीक। The company has provided the amenities of free lunch and free refreshment in office, the cost of which is 60 rupees and 30 rupees per day respectively for 300 days, ठीक है। तो देखो भाई, जो फ्री रिफ्रेशमेंट होता है वो तो एग्जेम्प्ट होता है, तो ये जो 30 रुपये पर डे वाला है इसको एग्जेम्प्ट कर दो, इससे कोई मतलब नहीं है। जो फ्री लंच है इसका हमने बकायदा वीडियो में पढ़ा था, मेरे ख्याल से लास्ट सेकंड वीडियो में पढ़ा था शायद, तो उसमें ये था कि फ्री लंच जब भी ऑफिस टाइम पे मिलता है तो 50 रुपये पर मील पे एग्जेम्प्ट रहता है। तो यहाँ पे पर मील पे कितना खर्चा हुआ है? 60 रुपये। तो देखो 60 माइनस 50 और कितने दिन के लिए ये? तो 300 दिन के लिए। समझ में आया बात को भाई? 60 रुपीज एक मील पे खर्च हुआ है, 50 रुपये रूल कहते हैं एग्जेम्प्ट रहेगा, तो 60 माइनस 50 10 इंटू 300 जो भी अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा फ्री लंच का अमाउंट। द कंपनी हैज गिवन हिम अ लैपटॉप कॉस्टिंग ₹60,000 फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज। देखो भाई, कंपनी ने लैपटॉप दिया तो है मिस्टर राजीव को, लेकिन ऑफिस और पर्सनल यूज़ के लिए दिया है। अगर कंपनी ये लैपटॉप ट्रांसफ़र करती तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाला वो होता है फॉर्मूला, उसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं, अभी मैं दिखा भी दूंगा कौन सा। लेकिन यहाँ सिर्फ यूज़ करने के लिए दिया है ना, जब भी यूज़ करने के लिए दिया रहे सिर्फ, तो एग्जेम्प्ट। द कंपनी ट्रांसफर्ड अ कार टू हिम for ₹250,000 on 1 August 2023. This car was purchased by the company for ₹5 lakh on 1 July 2021. ठीक है।
अब देखो, अब यहाँ पे जैसे ऊपर बोला था कि यूज के लिए दिया गया, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि कार को ट्रांसफर कर दिया गया। तो जब भी कार को कंपनी अपने एम्प्लॉय को ट्रांसफर करती है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, जो कि पेज नंबर 114 पे आ जाओ। 114 पेज नंबर, जो नई बुक है ना 24-25 वाली, उसमें 114 पेज पे आओ। देखो लिखा हुआ है, वेयर द एम्प्लॉयर ट्रांसफर एनी मूवेबल एसेट बिलोंगिंग टू हिम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द एम्प्लॉय। तो ऐसे कैलकुलेट होगा, जैसे अभी हमने ऊपर लैपटॉप वाला दिखाया था आपको। तो अगर लैपटॉप को बोला होता कि ट्रांसफर किया गया है तो इस तरीके से सॉल्व करते, ठीक। लेकिन यूज के लिए बोला था तो एग्जाम कर दिया। लेकिन अभी मोटर कार को बोला गया है कि ट्रांसफर कर दिया है, एम्प्लॉयर ने ट्रांसफर किया है एम्प्लॉय को, ठीक। तो ये कैलकुलेशन होगा। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कार लिखना बाहर। तो ये बताओ, जब कार खरीदी थी एम्प्लॉयर ने तो कितने की पड़ी थी, उनको पड़ी थी 5 लाख रुपए की। तो सीधे यहाँ आउटर कॉलम में 5 लाख रुपए लिखो। फिर यहाँ देखना रिटन डाउन वैल्यू पे है डेप्रिसिएशन, मतलब कि बार बार ओरिजिनल वाले अमाउंट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अभी बताता हूँ कैसे। देखो 5 लाख, तो फिर 5 लाख का 20%, तो 20% आ जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख रुपीज माइनस कर दोगे 4 लाख, ठीक। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालोगे वो 5 लाख पे नहीं निकलेगा, जो अभी अमाउंट आया है 4 लाख उस पे निकलेगा 20%। समझ में आया? ये हमको कब तक निकालना है भाई, जितने साल के लिए वो कार थी उतने साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो यहां ध्यान दो, 1 जुलाई 2021 को कंपनी ने खरीदी थी और 1 अगस्त 2023 को कंपनी ने ट्रांसफर कर दी थी एम्प्लॉय को। तो 1 जुलाई 2021 से 1 जुलाई 2022 1 साल, और 1 जुलाई 2022 से 1 जुलाई 2023 2 साल। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, ठीक। तो वैसे ही जैसे भी बताया वैसे ही कैलकुलेट करोगे, यहाँ एक अमाउंट आएगा। अगर इस कार के बदले मिस्टर राजीव के एम्प्लॉयर ने, बॉस ने कोई अमाउंट अगर लिया है तो वो यहाँ पे लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे है 2,50,000, तो उसको लेस कर देना, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट आ जाएगा। तो ये देख लो भाई, ये पेज नंबर याद रखो। अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ट्रांसफर किया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को तो ऐसे, मोटर कार तो ऐसे, अदर मूवेबल एसेट जैसे कि फर्नीचर तो फिर इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। याद रखना ये पेज नंबर और ये फॉर्मूले, रेट्स याद रखना। आगे बढ़ते हैं। The company contribute 15% of his salary and dearness allowance to his recognized provident fund। यहाँ ध्यान दो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ बोल दिया कि कंपनी ने सैलरी और डीए को भी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है। जब डीए को आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि डीए कौन सा है, रिटायरमेंट वाला है, ठीक है। अब ध्यान दो, जो खुद का एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो तो हम वैसे भी नहीं लेते हैं क्योंकि वो सैलरी में ऑलरेडी जुड़ा रहता है। लेकिन जो कंपनी कंट्रीब्यूट करती है वो हमने पढ़ा था फॉर्मेट वाली वीडियो में भी और प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में भी कि 12% ऑफ सैलरी का एक जो फॉर्मूला होता है वो वाली सैलरी का 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट रहता है। उससे जितना एक्सेस रहता है केवल वो टैक्सेबल। कंपनी ने यहाँ 15% कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि केवल 3% टैक्सेबल हो जाएगा। मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा आगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू दिस फंड यानी कि आरपीएफ एट द रेट 10% वॉज ₹60,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो इंटरेस्ट कितना क्रेडिट किया गया, 10%, और इंटरेस्ट जो है वो 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है। उससे जितना एक्सेस रहेगा केवल वो टैक्सेबल। तो यहाँ पे केवल 0.5% एक्सेस है, तो यही टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। आगे, he received arrears of salary untaxed related to the previous year 2022-23 rupees 40,000। तो हमने पढ़ा था एडवांस सैलरी मिल गया हो या कोई अरियर्स ऑफ सैलरी हो, जो पीछे सैलरी मिलनी थी लेकिन नहीं मिली थी, वो अगर मिलती है हमारे प्रीवियस ईयर में तो वो टैक्सेबल होता है। बाकी यहाँ साफ साफ बोला है अनटैक्स्ड, तो ये 40,000 जो है इस पे टैक्स लगेगा, टैक्सेबल है, क्योंकि ये अरियर्स ऑफ सैलरी है, पहले नहीं मिली थी अब मिली है, तो अब इस पे हम टैक्स लगा देंगे, ठीक है। हमको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करना है, ठीक। सॉल्यूशन देखते हैं 41 का। सबसे पहले फॉर्मेट बनाना, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं घर पर नहीं हूँ, मुझे कहीं काम से बाहर आना पड़ा था, तो अभी मेरे पास नोटबुक है नहीं, तो मैं बस A4 पे ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छे से ही बताऊंगा, इस पे भी लिख के टेंशन मत लेना। सबसे पहले बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो कितना है, 25,000 पर मंथ। तो यहाँ लिख दो 25,000 × 12,
तो ये हो जाएगा 3 लाख रुपीज। आउटर कॉलम में सीधे लिख दो। ठीक, बेसिक सैलरी के बाद यहाँ है डियरनेस अलावेंस। तो ये कितना बोला है? 50% ऑफ बेसिक सैलरी, 50% ऑफ बेसिक सैलरी। तो 3 लाख का 50% जो कि हो जाएगा 1,50,000। ठीक है। डीए के बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलावेंस। अब जैसा कि मैंने क्वेश्चन करते स्टार्टिंग में ही बता दिया, ट्रांसपोर्ट अलावेंस में एग्जेम्पशन मिलता है, लेकिन कब? पहली कंडीशन ये होती है कि मतलब दो अलग अलग कंडीशन है। एक कंडीशन ये होती है कि अगर एम्प्लॉय खुद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, जैसे कि ड्राइवर है, तो उनको 70% ऑफ सच अलावेंस और 10,000 एग्जेम्पशन मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहीं भी लिखा है कि मिस्टर राजीव ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में है या फिर मिस्टर राजीव ड्राइवर है? नहीं बोला है ना, इसीलिए ट्रांसपोर्ट अलावेंस फुली टैक्सेबल। एक दूसरा कंडीशन और होता है कि क्या एम्प्लॉय फिजिकली चैलेंज्ड है, डेफ है, ब्लाइंड है, ऐसा कुछ है? तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से ट्रांसपोर्ट अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। 1800 इंटू 12। ठीक, ये हो गया 21,600। ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलावेंस के बाद दिया है चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस। तो पहले ही मैं बता दूं कि जो उसी में आगे बोला गया है कि मिस्टर राजीव ने अपने बच्चों पे ट्यूशन फी पे 10,000 रुपये खर्च किया है। तो ट्यूशन फी पे कितना खर्च किया है हमको उससे मतलब नहीं है, उसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे सीधे चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस पे आप आ जाओ। ठीक है। तो अब देखो भाई, हमने ये पढ़ा था चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस कितना मिलता है पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, 100 रुपए एग्जेम्प्ट रहता है। ठीक है। यहाँ कितना एजुकेशन अलाउंस मिला है इनको, इनके बच्चों के लिए? 350 रुपए। तो देखो आप ऐसे करोगे इसको सॉल्व, यहाँ लिखो 350 इंटू 12। इससे क्या हो गया? इससे एक बच्चे का 1 साल का एजुकेशन अलाउंस आ गया। और क्वेश्चन में बताया गया है कि 2 बच्चों को मिला हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो सबसे पहले 350 इंटू 12 इंटू 2, तो ये आ गया 8,400 रुपये। अभी इनर कॉलम में लिखना। ये क्वेश्चन में बोला गया था कि पहले तो जितने बच्चों को भी क्वेश्चन में दिया गया है ना एजुकेशन अलाउंस, वो सब यहाँ पे लिख लो। तो यहाँ केवल 2 ही बच्चों को मिला हुआ है। ठीक। और रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट रहेगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो 100 इंटू 12, इससे 1 साल का जो बच्चे का एग्जेम्प्ट रहता है वो आ जाएगा। और मैक्सिमम, अब ऊपर एजुकेशन अलाउंस कितने को मिला है हमको उससे मतलब नहीं है, एग्जेम्प्ट केवल 2 का रहेगा। अगर 1 को मिला है केवल एजुकेशन अलाउंस, तब तो केवल 1 का लेस करना। लेकिन अगर 2 से ज्यादा का भी दिया गया है तो भी आप केवल कितनों का लेस करोगे? 2 का। और यहाँ पे तो 2 ही बच्चे हैं। ठीक। तो 12 इंटू 100, 1200 इंटू 2, 2,400 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। इसको लेस कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 8 to 6,000 टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हो गया यहाँ पे कंपनी ने रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है इनको। ठीक। तो अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट है रेंट फ्री हाउस प्रोवाइड किया गया है। तो प्राइवेट एम्प्लॉय में 2 अलग अलग कंडीशन होता है रेंट फ्री हाउस का। एक होता है हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक होता है हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे बोल रहा है कंपनी पेज एन एनुअल रेंट ऑफ ₹70,000, यानी कि हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर है। ठीक है। तो मेरे पास वाली नोटबुक तो है नहीं कि पहले आपको फॉर्मूला दिखाऊं, तो वो आप रेंट फ्री हाउस वाली पहले तो जाके वीडियो देख लो, क्योंकि इस साल मेजर चेंज आया है और वो सब मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ मैंने उसमें कवर किया है रेंट फ्री हाउस वाली वीडियो में। ठीक। और अभी मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे आप रेंट फ्री हाउस कैसे कैलकुलेट करोगे। वहाँ स्पेस छोड़ दो, आप हेडिंग डालो रेंट फ्री हाउस। और जब भी प्राइवेट एम्प्लॉय के रेंट फ्री हाउस की बात हो ना, तो सबसे पहला काम पता है क्या करना? सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस निकाल लेना, जिसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी। लेकिन जब प्राइवेट एम्प्लॉय की बात हो तभी निकालना। तो बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है। बेसिक सैलरी हमने कैलकुलेट की थी, साल का आया 3 लाख रुपए।
जब हम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाला पॉइंट पढ़ रहे थे तो उसमें बोला था कि कंपनी ने सैलरी और डीए का 15% कंट्रीब्यूट किया है। तो क्योंकि डीए को भी कंट्रीब्यूट किया है आरपीएफ में, यानी कि डीए रिटायरमेंट पे है। ठीक है, मतलब कि भाई आरपीएफ में वही डीए लिया जाता है जो डीए रिटायरमेंट पे होता है। तो अगर कंपनी ने डीए का भी पैसा कंट्रीब्यूट किया है आरपीएफ में तो वो डीए रिटायरमेंट पे हो गया, और बाकी डीए 50% ऑफ बेसिक सैलरी बोला है तो सैलरी का पार्ट हो गया। तो डीए रिटायरमेंट है 1,50,000। डियरनेस पे नहीं है, बोनस नहीं है, कमीशन नहीं है। ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस के नाम पे देखो, ट्रांसपोर्ट अलावेंस में कितना अमाउंट टैक्सेबल है वो अमाउंट यहाँ ले लेना, तो वो है 21,600। ट्रांसपोर्ट अलावेंस के बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस है। तो अब यहाँ भूल से भी ये मत गलती करना कि जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस है तो ये वाला अमाउंट टैक्सेबल नहीं करोगे, जो बाहर फॉर्मेट में अमाउंट आया है, इसीलिए बोला गया है ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस। तो कितना एजुकेशन अलावेंस में कितना टैक्सेबल है? 6,000। तो यहाँ लिखो 6,000। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, एजुकेशन अलाउंस हो गया, उसके बाद रेंट फ्री हाउस है, फिर इसका फ्री लंच है, फिर लैपटॉप है, कार है, आरपीएफ है, और बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐड कर लो इसको, ये हो गया 4,77,600। अब उसके बाद प्राइवेट एम्प्लॉय में दो कंडीशन होती है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या फिर हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे बोल रहा है कंपनी पेज एन एनुअल रेंट, यानी कि हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेंट फ्री हाउस वाले आप वीडियो जाके देख लो, वहां मैंने समझा रखा है। सबसे पहले हम लेते हैं रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर या फिर, अब देखो जो रेट्स यहाँ पे लिखते हैं ना हम, उसके लिए एक चीज देखो, हमारा असेसमेंट ईयर है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझा रहा हूँ। असेसमेंट ईयर है 24-25, प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। जो इंडियन गवर्नमेंट ने रेंट फ्री हाउस में चेंजेस लाए हैं वो आया है 1 सितंबर 2023 से। ठीक, तो हमारा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रहा है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, पहले के 5 महीने पुराने रेट से, जो बचे हुए 7 मंथ है नए रेट से। तो यहां ध्यान दो, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और बड़ा ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट 15% ऑफ सैलरी नॉट बेसिक, दिस वन, मल्टीप्लाइड बाय अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 डिवाइड बाय 12, सिंपल, प्लस बड़ा ब्रैकेट, नया रेट कहता है 10% ऑफ सैलरी नॉट बेसिक, दिस वन, मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 12। क्यों? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक, 7 और टोटल मंथ्स होते हैं 12। ठीक है, अब कुछ नहीं, बस वैल्यू पुट कर दो। रेंट कितना पे किया एम्प्लॉयर ने? सीधे सीधे क्वेश्चन में एनुअल रेंट दे रखा है, तो यहां लिख के अभी छोड़ दो इनर कॉलम में 70,000। ठीक है, ठीक है, 70,000। अब ये चीज को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा फटाफट, इसमें वैल्यू। अच्छा, यहाँ एक और चीज लिख लो, लीस्ट ऑफ देम। इन दोनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट होगा वो हम यहाँ बाहर लेंगे। तो पहले कैलकुलेट तो कर लें हम। 15% ऑफ सैलरी ये वाली 4,77,600 इंटू 5 डिवाइड बाई 12 प्लस 10% ऑफ सैलरी कितनी, ये बेसिक नहीं, ये वाली 4 लाख। इतनी मेहनत से कैलकुलेट की हो तो यही वाली लोगे ना यार, 600 इंटू 7 डिवाइड बाई 12। ठीक है, अब कुछ नहीं, सॉल्व करो। देखो 4,77,600 का पहले 15% निकालना, जितना अमाउंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करना 5 से, डिवाइड करना 12 से। ऐसे ही सेम इधर, ये आ जाएगा 29,850। कैसे लाए हम? इसका हमने निकाला 15%, उसको मल्टीप्लाई किया 5 से, डिवाइड कर दिया
12 से, तो ये आ गया इतना। अब ये वाला, इसका 10% निकालो, मल्टीप्लाई करो 7 से, डिवाइड करो 12 से, ये हो गया 27,860। कैसे आया? इसका हमने निकाला 10%, मल्टीप्लाई किया 7 से, डिवाइड कर दिया 12 से, दोनों को ऐड कर लो। तो 27,860 प्लस 29,850, ये हो गया 57,710। तो यहाँ पे लिखो आप 57,710, ठीक है। अब ध्यान दो, इन दोनों में से कौन सा अमाउंट जो है वो लीस्ट है? क्या हमने बोला था? लीस्ट ऑफ देम। इन दोनों में से जो भी लीस्ट अमाउंट आता है उसको बाहर लिखेंगे, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये वाला अमाउंट है लीस्ट, 57,710 वाला। तो सीधे अब इसको बाहर लिखो आप यहाँ पे कि 57,710, ठीक है। लिस्ट ऑफ देम वाला बाहर लिख लिया। अगर फर्नीचर मिला होता तो यहाँ पे ऐड करते, कुछ फर्नीचर नहीं मिला है, छोड़ दो। फिर उसके बाद अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय ने इस घर से रिलेटेड एम्प्लॉयर को पे किया होता तो वो लेस करते, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। इसीलिए यही हो गया टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रेंट फ्री हाउस 57,710। यहाँ पे लिख दो फॉर्मेट में 57,710, ठीक है। रेंट फ्री हाउस के बाद दे रखा है फ्री लंच और फ्री रिफ्रेशमेंट। फ्री रिफ्रेशमेंट जो रहता है वो एग्जेम्प्ट रहेगा, तो उसको यहाँ पे मत लेना। लेकिन जो फ्री लंच प्रोवाइडेड ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स होता है, इसको हमने लास्ट सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो फ्री लंच ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, तो कितने रुपए का लंच था? 60 रुपए का। और हमने पढ़ा था रूल में कि 50 रुपए पर मील एग्जेम्प्ट रहता है। तो देखो 60 रुपीज एक मील का 60 रुपीज था, उसमें से रूल कहता है कि 50 रुपए पर मील एग्जेम्प्ट रहेगा। तो एक मील 60 रुपए का था, तो 50 रुपए उसमें से लेस कर दो, ठीक। और कितने दिन तक मिला है वो लंच? 300 दिन तक। समझ में आया? फिर से देखो, 60 रुपए की एक मील थी, रूल कहता है कि 50 रुपए पर मील एग्जेम्प्ट होता है जब भी फ्री लंच ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स मिलता है। तो 60 माइनस 50 कर दिए, इससे एक मील का टैक्सेबल अमाउंट आ गया जो कि 10 रुपए हुआ। और कितने दिन तक उन्होंने खाया? 300 दिन तक। तो 10 इंटू 300, ये हो गया 3000, ठीक है। और एक और तरीका होता है, जो रूल हमने पढ़ा था वैसे, ऐसे भी आप कर सकते हो। और अगर आपको वैसे करना है तो देख लो आप ये भी, कि आप यहाँ लिख देते कि 60 इंटू 300, तो ये हो गया 6 3 सा 18,000 हो गया। ये पूरे साल का इतना लंच इन्होंने खाया था। और रूल कहता है कि 50 रुपए पर मील एग्जेम्प्ट होता है, तो 300 दिन तक। तो 50 इंटू 300 ये हो गया 15,000। तो भी देखो वही अमाउंट आया, ठीक, 3,000 रुपीज हो गया ना। और बाकी जो फ्री रिफ्रेशमेंट है वो एग्जेम्प्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फ्री लंच के बाद दे रखा है कंपनी ने प्रोवाइड किया है इनको लैपटॉप फॉर बोथ ऑफिस एंड पर्सनल यूज। और हमने पढ़ा था सिर्फ अगर यूज करने के लिए दिया है तो ये एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर यहां बोल देता कि कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया है लैपटॉप एम्प्लॉय को, ठीक है, दे दिया है एम्प्लॉय को, तब उसके बाद पेज नंबर 114 पे मैंने आपको क्वेश्चन कराते वक्त एक फॉर्मूला दिखाया है, उस तरीके से आप सॉल्व करोगे और तब यहाँ टैक्सेबल अमाउंट लिखोगे। लेकिन यहाँ सिर्फ यूज करने के लिए दिया है तो एग्जेम्प्ट रहने दो इसको। उसके बाद कंपनी ट्रांसफर्ड कार, कंपनी ट्रांसफर्ड कार टू एम्प्लॉय यानी कि मिस्टर राजीव। और जब भी कंपनी ट्रांसफर कर देती है कार को या फिर लैपटॉप को, तो उन सब का अलग अलग फॉर्मूला होता है। मैंने क्वेश्चन में आप बैक करके देखो, मैंने ये पेज नंबर 114 वाला आप लोग को फॉर्मूला भी दिखाया था। फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप बैक करके देख सकते हो। मोटर का, जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई मूवेबल एसेट ट्रांसफर करता है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का अलग होता है, मोटर कार का डेप्रिसिएशन अलग, और अदर मूवेबल एसेट जैसे कि फर्नीचर का अलग होता है। तो यहाँ मोटर कार है ना, तो किस तरीके से सॉल्व होगा वो मैं क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैं सीधे यहाँ करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो देखो
यहाँ लिखोगे आप कि एम्प्लॉयर ट्रांसफर मोटर कार टू एम्प्लॉय, यानी कि मिस्टर राजीव। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है? सबसे पहले हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ कार। तो देखो भाई, इस कार को जब कंपनी ने परचेज किया था तो उस कार का प्राइस कितना था? 5 लाख रुपए। ठीक है, इसमें से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, वो भी रिटन डाउन वैल्यू बेस्ड पे। तो और डेप्रिसिएशन कितना? 20%। ठीक, तो कॉस्ट ऑफ कार कितना? 5 लाख। 5 लाख का 20%, ये हो गया 1 लाख रुपीज। इसको लेस कर लो, ये हो गया 4 लाख रुपीज। ठीक, ये क्या आ गया? रिटन डाउन वैल्यू। अब देखो, कार खरीदी गई थी 1 जुलाई 2021 को, तो ये आ गया रिटन डाउन वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2022 को। ठीक, और ये कार बेची, मतलब एम्प्लॉय को दी कब गई है? 23 में दी गई है, तो अभी 1 साल का और डेप्रिसिएशन निकालना होगा। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। अब ये रिटन डाउन वैल्यू है, तो कॉस्ट ऑफ कार पे अब नहीं करोगे, अब ये जो रिटन डाउन वैल्यू आया है ना, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 4 लाख का 20%, 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 80,000। तो अब आप इसको लेस कर दो। ठीक है भाई, ये डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, ये हो गया डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, इसको लेस कर लो आप, तो ये आ जाएगा 10 में 2, ये हो गया 3,20,000। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ कार ऑन 1 जुलाई 2023। ठीक है, अब 1 अगस्त 2023 को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है एम्प्लॉय को ये कार। ठीक, अगर इसके बाद कुछ ना लिखा होता तो यही टैक्सेबल हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि कंपनी ने इस कार को ट्रांसफर करने के बदले मिस्टर राजीव से 2.5 लाख रुपए लिया। बोला है ना, द कंपनी ट्रांसफर्ड अ कार टू हिम फॉर ₹2,50,000। तो हम यहाँ लिखेंगे लेस इफ एनी अमाउंट paid by employee in case of transfer, या सीधे सीधे लिख सकते हो कि अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। तो कितना लिया है एम्प्लॉयर ने इनसे, मिस्टर राजीव से? 2.5 लाख रुपए। इसको लेस कर लो, ये हो गया, तो 70,000 रुपीज जो हो गया, ये हो गया टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, फिर से देख लो भाई, कॉस्ट ऑफ कार 1 जुलाई 2021 को इतना था। ठीक, रिटन डाउन वैल्यू से पहले साल का हमने डेप्रिसिएशन निकाला, लेस किया, तो अगले साल 1 जुलाई 2022 को इस कार की इतनी वैल्यू हो गई थी। अब कार बेची गई है 23 में, तो अभी 1 साल का और डेप्रिसिएशन निकालना था, तो अब इस वाले अमाउंट पे हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया, फिर इसको लेस किया। अब बस यहाँ पे हम रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि 1 अगस्त 2023 को ही ट्रांसफर कर दिया है ना, तो बस 2 ही साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि कंपनी ने इस कार को जब ट्रांसफर किया था तो 2.5 लाख रुपए मिस्टर राजीव से ले लिए थे, तो 2.5 लाख रुपए को लेस कर दो, ये हो गया 70,000 रुपए टैक्सेबल अमाउंट। यहाँ लिख दो आप 70,000। ठीक, कार के बाद बोला गया है कि कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया है 50% ऑफ
सैलरी एंड डीए टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो वैसे भी नहीं लेते हैं हम, क्योंकि वो बेसिक सैलरी में ऑलरेडी जुड़ा रहता है। लेकिन एम्प्लॉयर्स यानी कि कंपनी का मतलब ओनर का कंट्रीब्यूशन लेते हैं आरपीएफ, बट इन एक्सेस ऑफ 12% हम लेते हैं। कहने का मतलब कि 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट रहता है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो वहाँ स्पेस छोड़ो, सबसे पहले हेडिंग डालो आरपीएफ, ठीक। और जब भी आरपीएफ की बात आए तो सबसे पहला काम करना, निकाल लेना सैलरी फॉर आरपीएफ, बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डीपी प्लस कमीशन ऑन सेल्स। बेसिक सैलरी है 3 लाख रुपए, और क्वेश्चन में जब आप ये 9th पॉइंट पढ़ोगे तो बोला है कंपनी ने सैलरी और डीए का 15% कंट्रीब्यूट किया, यानी कि डीए रिटायरमेंट पे है तो डीए हो गया 1.5 लाख रुपए, डियरनेस पे हो गया नहीं है, कमीशन सेल्स नहीं है। 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख, 4,50,000 हो गया सैलरी फॉर आरपीएफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे 15% ऑफ सैलरी कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया है। तो एक तो जनरल फॉर्मूला ऐसे करके सॉल्व लिख लो यहाँ पे कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है इस सैलरी का, यानी कि 4,50,000 रुपए का 15% कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया है। ये आ गया 67,500, ठीक। रूल कहता है कि 12% ऑफ सैलरी एग्जेम्प्ट रहता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं। ये सब मैंने प्रोविडेंट फंड वाली वीडियो में समझा रखा है, ठीक है। तो सैलरी का 12% यानी कि 4,50,000 का 12%, ये हो गया 54,000 रुपीज। इसको लेस कर लो आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में थे, तो ये हो गया आपका 13,500, ठीक। ये आ गया आपका टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है। समझ में आ गया। एक और तरीका था इसका, देखो सैलरी है कितनी आरपीएफ वाली, 4,50,000। क्वेश्चन में बोला गया है कि 15% एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है, रूल कहता है 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है। तो टैक्सेबल परसेंट कितना हो गया, मतलब मैं ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ आपको। तो 15 माइनस 12 ये हो गया 3% अब टैक्सेबल हो गया। तो सीधे सीधे इस सैलरी का 3% निकाल के देख लो, वो भी इतना ही आएगा, ठीक है। बाकी ये एकदम जेन्युइन फॉर्मूला है जिसे मैंने आपको करके दिखा दिया है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ लिखो आप 13,500, ठीक। उसके बाद बोला गया है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू दिस फंड, यानी कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कितना कंट्रीब्यूट किया गया है 10%, और हमने क्या पढ़ा है 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है, ठीक है। तो इसको देखो आप, यहीं पे मैं समझा दे रहा हूँ। इंटरेस्ट जो क्रेडिट हुआ है फंड में वो कितना है 60,000 रुपए। तो इंटरेस्ट को लिखो यहाँ पे, उसको डिवाइड कर दो जितना भी परसेंट बोला गया है उतने से। इससे क्या हो गया, इससे हो गया 1% की वैल्यू आ गई। फिर से देखो 60,000 इंटरेस्ट था, उसको 10% से डिवाइड किया, इससे हमको पता चल गया 1% का वैल्यू कितना आएगा, ठीक। और हमको चाहिए कितने परसेंट का वैल्यू, केवल 0.5% का। कैसे, देखो भाई टैक्सेबल परसेंट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में बोला गया इंटरेस्ट जो है वो 10% पे क्रेडिट हुआ है, और रूल कहता है कि 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि 0.5% केवल टैक्सेबल होगा। तो 60,000 डिवाइड बाई 10, इससे 1% की वैल्यू आ गई, उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से, इससे 0.5% की वैल्यू आ जाएगी, जो कि एक्सेस ऑफ 9.5% है। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 9.5%। तो 60,000 डिवाइड बाय 10 ये हो गया 6,000, और आपका 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 ये हो गया 3,000 रुपीज। ये एक्सेस आ गया,
ठीक है, तो ये आप समझ गए होगे। 60,000 को 10 से डिवाइड किया, 1% का वैल्यू आया, एक्सेस था 0.5%, इंटू 0.5 कर दिया, ये आ गया टैक्सेबल। उसके बाद लास्ट में बोला है ही रिसीव्स अरियर्स ऑफ सैलरी, तो ये हमने फॉर्मेट में ही पढ़ा था। अगर कोई एडवांस सैलरी मिल रहा है या फिर अरियर्स ऑफ सैलरी यानी कि लेट सैलरी मिल रहा है, पहले ही मिलना चाहिए था अब मिल रहा है, तो जब भी मिलता है तो हम उसको टैक्सेबल करते हैं। और यहाँ तो वैसे भी लिख दिया अनटैक्स, यानी कि पहले टैक्स नहीं लगा इस पे, तो अब टैक्स इस पे लगेगा। कितना है? 40,000 रुपये। तो ये चीज़ रट लेना, अरियर्स और एडवांस दोनों टैक्सेबल होते हैं। ठीक, अब देख लो सब कुछ। बेसिक सैलरी, डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, रेंट फ्री हाउस, फिर उसके बाद फ्री लंच ले लिया, फ्री रिफ्रेशमेंट एग्जेम्प्ट रहता है। फिर उसके बाद आगे आपका लैपटॉप का हो गया, फिर उसके बाद कार का हो गया और आरपीएफ का हो गया, फिर उसके बाद अरियर्स ऑफ सैलरी हो गया। बाकी जो रिफ्रेशमेंट था वो भी यहाँ लिख दो कि फ्री रिफ्रेशमेंट, ये क्या होता है? ये एक टैक्स फ्री परक्विजिट होता है। फ़ायदा तो होता है मगर इस पर टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री। ठीक, तो ये एग्जेम्प्ट हो गया फ्री रिफ्रेशमेंट। ठीक है, अब इन सबको ऐड करो आप। ये हो गया 6,64,810, 6,64,810, 6,64,810। ये आ गया ग्रॉस सैलरी। इसमें से आप लेस करोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहला डिडक्शन जो है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि फिक्स्ड होता है। अभी फिलहाल कितना फिक्स है? 50,000 रुपये। ठीक, उसके अलावा इंटरटेनमेंट अलावेंस तब लेस होता है जब वो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, यहाँ तो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। उसके अलावा होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स या फिर प्रोफेशनल टैक्स, वो नहीं दे रखा है, इसको लेस कर लो। ये हो गया 6,14,810। फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 6,14,810। ये हो गया टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर राजीव।